नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विश्वम्भर हामिद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल थे विद विश्वम्भर। दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई, नई शिक्षा नीति लाई 34 वर्षों के बाद में, उसके अंदर काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जो कि एक सिरे से देखें तो आत्मनिर्भरता को बहुत अधिक महत्व दिया है। शोध प्रवृत्ति, अनुसंधान की प्रवृत्ति, रचनात्मकता इत्यादि को विकसित करने के लिए काफ़ी कुछ गुंजाइश रखी है इस नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति में अगर सबसे बड़ी बात करें तो यह 10+2+3 उस सिस्टम को थोड़ा परिवर्तित करके शुरुआती दौर में बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल पे प्राथमिक स्तर की पढ़ाई में मातृभाषा का प्रयोग ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जितने भी शिक्षाविद हैं वो ये मानते हैं कि बालक का विकास उसकी मातृभाषा से ही संभव है। अगर बालक को दूसरी भाषा, तीसरी भाषा थोपी जाए तो बालक का विकास कुंठित हो जाता है, आशातीत सफलता नहीं मिल पाती, आशातीत विकास नहीं हो पाता उसकी मानसिक स्तर का। तो परिणाम स्वरूप बालक को शुरुआत में ही उसकी जो हैबिचुअल लैंग्वेज है या कहते हैं उसकी मातृभाषा है, जिसको मदर टंग कहते हैं, उसी भाषा में उसको विकसित किया जाए जो उसने आरंभ में सीखी है, और उसी के आधार पर ही हम उसको डेवलप करें। जैसा कि मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, बालक 3 वर्ष की उम्र में अपने जीवन में जितना कुछ सीखता है उसका आधा तो 3 वर्ष की उम्र में ही सीख चुका होता है। और वर्तमान की शिक्षा पद्धति के आधार पर हम देखें तो नर्सरी जो कक्षा है, प्रारंभिक जो कक्षा है बालक के लिए 3.5 वर्ष की उम्र मानी जाती है। अब 3.5 वर्ष की उम्र में उसको अन्य भाषा के अंदर ज्ञान दिया जाए तो जो उसने 3 वर्ष की उम्र तक जो ज्ञान सीखा है वो उसके विपरीत हो जाएगा। बालक कंफ्यूज हो जाएगा, समस्या में पड़ जाएगा, असमंजस की स्थिति में हो जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है, क्या सीखूं, वो भाषा ठीक थी या ये भाषा ठीक थी, वो शब्द ठीक है या ये ठीक है। तो उसके दिमाग में एक प्रकार से बोझ हो जाता है। तो शुरुआती जो आरंभिक शिक्षा है बालक की, उसको मातृभाषा में अध्ययन कराना, शिक्षण देना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है बालकों के विकास के संदर्भ में। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी कक्षाओं के लिए। जैसा कि एक बालक जिसकी रुचि 11वीं में जाकर के साहित्य में है, काव्य पाठ में रुचि रखता है, साहित्य क्षेत्र में रुचि रखता है, इसके अलावा उसका जो दिमाग है वो वैज्ञानिक सोच रखता है और वो फिजिक्स में जाना चाहता है। अब ऐसी स्थिति में उसके सामने आरंभिक जो पहली वाली जो चल रही परिपाटी है उसके आधार पर तो या तो आर्ट्स ले या फिर साइंस ले। अब साइंस लेगा तो हो सकता है उसको केमिस्ट्री और उसके ऊपर बायो थोपी जाए या मैथ्स थोपी जाए। अगर वो आर्ट्स लेगा तो फिजिक्स की जो उसकी रुचि है, इंटरेस्ट है या उसका मस्तिष्क है, दिमाग है, वो उसके लिए उसको छोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अभी जो वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत बालक कॉमर्स भी ले सकता है, आर्ट्स भी ले सकता है और साइंस का भी एक सब्जेक्ट ले सकता है। अर्थात विज्ञान, व्यावसायिक प्रबंध और साहित्यिक में रुचि रखने वाला तीनों विषयों को अपनी रुचि के अनुसार उसको वो ले सकता है।
तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी मेरे मायने में, माना जाए तो ये अच्छी शुरुआत होगी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। कुछ और बातें हम देखते हैं। बालकों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया जाए। जब हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे, उस समय हमारे सामने व्यावसायिक शिक्षा या हम कह सकते हैं समाज उपयोगी उत्पादन कार्य और ऐसे जो कौशल स्किल्ड जो प्रोग्राम थे वो हमें करवाए जाते थे। स्नेह स्नेह धीरे धीरे उसमें मंथर गति हुई और धीरे धीरे हो सकता है वो बंद भी हो गई। अब आवश्यकता पड़ी है कि बालकों को स्किल डेवलपमेंट दिया जाए, किसी न किसी क्षेत्र में उसमें पारंगतता हासिल हो, ताकि एजुकेशन के बिना, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अगर उसे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है तो जिस प्रकार की उसने स्किल डेवलप की है उसमें ही वो अपना कार्यक्षेत्र बनाए, व्यवसाय बनाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कुछ कुंभकार है, कुम्हार है, मटकी बनाते हैं, गमला बनाते हैं, दीपक बनाते हैं, ऐसे कई एस्पेक्ट हैं जो अपने हाथों के हुनर के द्वारा माध्यम से वो बनाते हैं। तो इस नई शिक्षा पद्धति में, नई शिक्षा नीति में यह भी व्यवस्था की गई है कि उस क्षेत्र विशेष के किसी व्यक्ति को, जो दक्ष व्यक्ति है, उसको विद्यालय में लाए, विद्यालय से जोड़ा जाए और बालकों को ये चीज़ सिखाई जाए, तो बालकों में एक विशेष प्रकार का हुनर डेवलप हो जाता है। तो हम सही मायने में देखें तो वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, वर्तमान की जो एजुकेशन पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं हमें स्वयं के ऊपर शोधात्मक प्रवृत्ति, अपनी कौशल और अपनी रुचि, इन तीनों को समाहित करते हुए आगे बढ़ती है, जो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से एक प्रकार से ठीक ही, उचित ही साबित होगी। अब उसके पश्चात सरकार का भी 20 अगस्त को एक और निर्णय हुआ है जिसमें कॉमन एजुकेशन टेस्ट शामिल किया है, CET। ये भी बड़ा ही प्रशंसनीय एस्पेक्ट है, प्रशंसनीय कदम है सरकार का। हम देखते हैं, जैसे मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ, कि प्रति वर्ष अनेक प्रकार की वैकेंसी आती है, विज्ञप्ति आती है और उसमें हम फॉर्म भरते हैं। बैंक की एग्ज़ाम दिया, उसके तुरंत बाद SSC का एग्ज़ाम आ गया, उसके 1 महीने बाद ही रेलवे का एग्ज़ाम आ गया, उसके कुछ समय पश्चात SSC का एग्ज़ाम आ गया, थोड़े समय बाद में राज्य सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसकी तैयारी करो। तो एक बेरोजगार जो युवा है वह एक सही दिशा में तैयारी नहीं कर पाता है, उसकी तैयारी तितर बितर हो जाती है, उसकी तैयारी एक प्रकार से एकत्र न होकर के बिखरी हुई होती है। उसका कारण बार बार सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति। अब वो असमंजस की स्थिति में है कि मैं बैंक की तैयारी करूं, रेलवे की करूं, SSC की करूं या फिर राज्य सरकार की किसी वैकेंसी की तैयारी करूं। बड़ा ही असमंजस की स्थिति में बन पड़ता है। और सरकार ने बेरोजगारों की, युवाओं की इस पीड़ा को समझा, देखा और उन्होंने निर्णय लिया कि पूरे भारत स्तर पे, और राज्य सरकारें चाहे तो उसको भी समाहित करते हुए, पूरे भारत स्तर पर एक ही टेस्ट होगा और वो टेस्ट वर्ष में 2 बार होगा। अगर किसी बालक ने उसके अंदर अंक प्राप्त किए तो वो अंक जो है वो 3 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। एक बहुत ही अच्छा कदम है। इससे एक तो युवाओं के अंदर हतोत्साह नहीं होगा, उन्हें पता है 6 महीने बाद एग्ज़ाम है और उसकी मुझे तैयारी करनी है, एक ही दिशा में तैयारी करनी है और वो जुट जाएगा। दूसरा, बार बार उसको एग्ज़ाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए अलग अलग स्थान पे नहीं दौड़ना पड़ेगा। राज्य सरकार का कोई परीक्षा है, एग्ज़ाम है, तो उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार का कोई एग्ज़ाम है तो हो सकता है उसको संभाग हेडक्वार्टर पे जाना पड़े।
नहीं तो हो सकता है उसको राजधानी में भी जाना पड़े। तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा इस कॉमन एजुकेशन टेस्ट से। आर्थिक रूप से अभ्यर्थी को फायदा होगा, बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मानसिक रूप से भी जो प्रताड़ना है वो भी कम होगी। शारीरिक श्रम की दृष्टि से देखें उसमें भी कमी आएगी। ऑल ओवर हम कह सकते हैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इन सभी चीज़ों से उसको फायदेमंद, लाभदायक यह सरकार का स्टेप होगा। अब दूसरे स्थान पर सरकार की सोचें, सरकारी बात करें तो उनको भी फायदा, सरकार को भी फायदा। बार बार एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराने पड़ेंगे, बार बार विद्यालयों को आदेशित नहीं करना पड़ेगा भाई अमुक दिन आपके बैंक के एग्ज़ाम है, अमुक रविवार को आपके रेलवे का एग्ज़ाम है, अमुक संडे को आपके एसएससी का एग्ज़ाम है। तो स्कूल भी परेशान नहीं होंगे, सरकार को भी परेशानी नहीं होगी, सरकारी वित्तीय भार उसमें भी कमी आएगी। बार बार विज्ञप्ति निकालना, बालकों को आर्थिक दृष्टि से संतुष्टि मिलेगी। तो कुल मिलाकर के हर एस्पेक्ट पे हम देखें तो सरकार का यह जो कदम है बड़ा ही प्रशंसनीय और आभार व्यक्त करने के लिए बहुत ही प्रमुख कदम है। तो रोजगार जो प्राप्त करने वाले जो बेरोजगार अभ्यर्थी है वो निश्चित ही इस कदम से संतुष्ट होंगे और हम साधुवाद देना चाहेंगे केंद्र सरकार को कि उन्होंने इस प्रकार से बेरोजगारों की बात को सुना और बेरोजगारों के लिए एक अच्छा कदम उठाया, कॉमन एजुकेशन टेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।